गुड इवनिंग डियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल एक्सीडेंट क्लासेस। आइए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। हमने आपको कूलाम के नियम के बारे में बताया था, यानी कि हमारे महान वैज्ञानिक कूलाम जी ने आवेशों के बीच होने वाली घटनाओं के आधार पर यह बताया था कि जब दो आवेश या तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो उस समय उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल कूलाम बल कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में जब दोनों आवेश निर्वात में होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आवेशों के बीच माध्यम को बदल दिया जाता है। आइए देखते हैं। आज की हेडिंग है रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको हम लोग K से लिखते हैं और एप्सिलॉन R से भी लिखते हैं। हमारी बुकों में इसकी जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से दी होती है, K = एप्सिलॉन R = एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये डिफिनेशन होती है। डिफिनेशन ये होती है कि माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक कहते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, कूलाम के नियम में यहां पर हम एप्सिलॉन R का इस्तेमाल करेंगे, जबकि जब हम कैपेसिटर चैप्टर पढ़ेंगे यानी कि संधारित्र, वहां पर इसी रिलेटिव परमिटिविटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ये हमारी बुक में डिफिनेशन दी हुई है, यानी कि माध्यम की वैद्युतशीलता जिसको हम किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन से, और जबकि निर्वात की वैद्युतशीलता जिसको हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को सापेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। इसको हम लोग K से प्रदर्शित करते हैं, तो K बराबर एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा डिफिनेशन हो जाता है। यानी कि यहां से अगर हम एप्सिलॉन का वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट। तो आइए देखते हैं कि वैद्युत बल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब हम दोनों आवेशों के मध्य निर्वात को हटाकर किसी अन्य प्रकार का माध्यम रख लेते हैं, जैसे कागज, जैसे धातु, जैसे अभ्रक, इसी प्रकार से बहुत सारे, जैसे जल, तो इस स्थिति में वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ता है आइए देखते हैं। इसे मैं रफ किए दे रहा हूं, इसे बिगाड़ देता हूं। तो आइए देखते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब हमारा मीडियम निर्वात होता था, निर्वात या वायु, यानी कि जब हम मीडियम माध्यम की बात करते थे तो वो माध्यम मेरा होता था निर्वात या वायु। तो इस कंडीशन में जो हमारा फोर्स होता था उसको हम सफिक्स में ए लिखते थे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता था Q1 Q2 बटा R²। क्वेश्चन नंबर कौन सा दिए, फर्स्ट। जबकि हम किसी माध्यम की बात करते थे तो माध्यम के लिए, माध्यम में हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे मान लिया जल, अगर माध्यम हमारा जल है तो ये हो जाता था F, अगर हम जल की बात करेंगे तो W, अगर माध्यम की बात करते हैं तो मीडियम कर देंगे, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे क्या हो जाएगा, सॉरी एप्सिलॉन। Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R²। क्वेश्चन नंबर कौन सा दे देंगे, 2। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी कि इक्वेशन सेकेंड को जब हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट से, तो Fm अपॉन Fa इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R², और नीचे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो ये पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपके सामने बचेगा FM अपॉन FA इक्वल टू बटे का बटा ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका FA अपॉन FM इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने अभी बताया था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि माध्यम की वैद्युशीलता जो डिपेंड करेगा माध्यम पर, और निर्वात की वैद्युशीलता जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से लिखेंगे। इसको हम किससे प्रदर्शित करते थे? K से, और भी इसको किससे प्रदर्शित करते थे? एप्सिलॉन R से। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो ध्यान देना, ये हमारा फॉर्मेट होगा। यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपने देखा कि परावैद्युतांक के, या इसको हम कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R इक्वल टू FA अपॉन FM, यानी कि निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को, और जब परमिटिविटी की बात करते हैं तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि माध्यम की परमिटिविटी और वैक्यूम यानी कि निर्वात की परमिटिविटी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो आइए अब हम इसको मान लेते हैं, यानी कि अब ये आपको बताते हैं कि इसको हम कैसे जानेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये परमिटिविटी क्या होती है। ये तो हो गई किताबी बात जो हमारे बुकों में दिया हुआ है, जो हमें अपनी पेपर में इसको इस प्रकार से लिखकर दिखाना है, हमें इस बात के यहाँ पर नंबर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं रियल में क्या होता है। कॉपी पर नोट कर लीजिएगा जरूर, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने लिखा था कि रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हम लोग लिखते थे था, तो इस समय लगने वाला बल आपका कौन सा था? FA। लेकिन जैसे हमने माध्यम निर्वात से हटाकर दोनों चार्जेस को जल वाले माध्यम में रखा, तो इस कंडीशन में लगने वाला बल क्या हुआ? FW। एक बात मैं आपको बता दूं, इस स्थिति में जो लगने वाला बल FW है, इसका मान निर्वात के बल की अपेक्षा घट जाएगा। यानी कि जैसे हम माध्यम बदल देते हैं तो लगने वाले बल का मान कम हो जाता है। अब आपको ये पता चला कि जैसे हम माध्यम को यहाँ परमिट देते हैं तो ये क्या करता है? आवेशों के बीच के उपस्थित मान यानी कि बल के मान को घटा देता है, और जिस क्वांटिटी से इसको घटाया जाता है उसी को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। आइए एक दूसरे प्रकार से हम इसको समझते हैं। मान लिया हमने कि मेरे पास एक सिस्टम है जिसका चार्ज है Q1, उसका चार्ज है Q2, जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r। आपको पता है ये प्रोसेस किसमें हो रहा है? निर्वात में, वैक्यूम में। वैक्यूम भी बोल सकते हैं आप इसको, और आप इसको एयर भी कह सकते हैं। दोनों के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। तो अगर मैं बात करूं कि अगली बार इसी सिस्टम को उठाकर किसी दूसरे निर्वात में रख देता हूं, किसी दूसरे माध्यम में रख देता हूं। पहली बार दोनों चार्जेस के बीच में निर्वात था, और अब मैं दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम जल को रख देता हूं। तो आपने देखा था कि पहले इस पर लगने वाले बल का मान कितना था? FA। तो अब की बार लगने वाले बल का मान क्या होगा? FW। आइए मान लेते हैं, हमने ये मान लिया केवल आपको बताने के लिए कि अगर पहली बार FA का मान 5 न्यूटन था, 5 क्या मान लेते हैं, जैसे 10 न्यूटन था, तो आपने देखा कि सिस्टम बिल्कुल एक समान है। जितने चार्जेस थे वही चार्जेस नीचे रखे हुए हैं, जितने बीच की दूरी थी सेम डिस्टेंस, यहां पर देखा आपने बिल्कुल सेम डिस्टेंस है। केवल चेंजेस किसका हुआ? मीडिएटर का। पहले दोनों चार्जेस निर्वात में थे, अब की बार दोनों चार्जेस को हमने जल में रख दिया। तो आपने देखा कि जैसे हमने दोनों चार्जेस यानी कि इस प्रकार के सिस्टम को निर्वात से हटाकर जल में रखा, तो पहले लगने वाले बल का मान FA, तो दूसरा जब माध्यम बदलेंगे तो बल तो 100% चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जैसे हम इसे किसी माध्यम में रख देंगे तो इसका बल का मान घट जाता है। यानी कि इस स्थिति में इस पर बल तो 10 न्यूटन ही लगेगा, लेकिन माध्यम बदल देने से ये इसके मान को 81 से भाग कर देगा।
अगर आप थोड़ी देर के लिए ये बात मान लें कि इसके बीच की दूरी को कम कर दे, तो हम मान लेते हैं कि इसके बीच का जो बल है एफ ए वो आपका 20 न्यूटन हो जाएगा। बिल्कुल सेम काम भाई, जैसे दूरी इसके बीच की कम है तो दूरी यहां भी कम हो गई। तो यहां पर जो हमारा बल मिलेगा एफ डब्ल्यू वो आपका 20 न्यूटन, लेकिन जिस माध्यम में आपने रखा है ये माध्यम निर्वात वाले माध्यम से लगने वाले बल के मान को कम कर देता है। कितने टाइम से? 81 टाइम से। तो इसके नीचे क्या करेगा डब्ल्यू, यानी कि जो आपने माध्यम लिया है फिर निर्वात के बल को 81 टाइम से भाग कर देगा, यानी कि 81 से भाग कर देगा। तो आपने देखा कि माध्यम के बदल देने से बलों के मान में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि जब हम रिलेटिव परमिटिविटी चेंज करते हैं तो दोनों के मध्य उपस्थित लगने वाले बल के मान में प्रभाव हो जाता है और इस स्थिति में बल घट जाता है। अगर मैं यहाँ पर फार्मूला आपको दिखाऊं तो एफ डब्ल्यू जो एक मीडियम है, आपने देखा था 10 न्यूटन किसका मान था? एफ ए, और जो आप 81 वैल्यू देख रहे हैं ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो डिपेंड करती है मीडियम पर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको किससे लिखते हैं? एप्सिलॉन आर और के से। इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और इसको एप्सिलॉन आर और के से लिखते हैं, यानी कि इसके बीच बटे में क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को इधर भेज देंगे तो एफ ए अपॉन एफ डब्ल्यू, और जबकि अकॉर्डिंग टू बुक इसका डिफिनेशन होता था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा इसका परिभाषा से सूत्र पता चल जाएगा। तो आप देखते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी कुछ कठिन नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि आवेशों के बीच में जो आपने मीडियम लिया है उस मीडियम को आप जैसे बदलेंगे चार्जेस वही रहेंगे, डिस्टेंस वही रहेगा, लेकिन बल के मान में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आप माध्यम बदल देंगे बल बदल जाएगा, यानी कि बल का मान निर्वात की अपेक्षा घट जाएगा। अब जितने मान से उसका वैल्यू घट जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि कितने वैल्यू से, कौन से परमिट से हम क्या कर रहे हैं? निर्वात में उपस्थित बल के वैल्यू को जल में उपस्थित माध्यम में उतने मान से घटा देता है। जो मान कितना है? 81। ये कांस्टेंट है जो मीडियम पर डिपेंड करता है, इसी को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो आइए हम आपको बता देते हैं कुछ वैल्यू हैं, इनको आप नोट कर लीजिए कि किसके लिए क्या क्या होता है, बाकी आप इसको पढ़ते रहें और किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम उसका समाधान कर सकें। तो आइए कुछ माध्यम ले लेते हैं और उनका जो के और एप्सिलॉन आर का वैल्यू बता देते हैं। जैसे पहला मीडियम की बात करें तो निर्वात, और दूसरे मीडियम की बात करें तो वायु। निर्वात को हम लोग वैक्यूम कहते हैं और वायु को हम लोग एयर कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हमारा मीडिएटर क्या होगा? निर्वात, तो निर्वात के लिए इसका वैल्यू कितना होता है? 1। जब हम वायु की बात करेंगे तो 1.0054 ये इसका वैल्यू होता है, यानी कि एक से कुछ ज्यादा अप्रोक्सीमेटली ये निर्वात के इक्वल होता है। निर्वात और वायु के लिए मान आपस में बराबर होते हैं। 0.00054 अगर मैं तीसरी बार बात करता हूँ कागज के लिए, तो अगर माध्यम हमारा कागज होता है तो इसके लिए वैल्यू हो जाता है 3.5। अगर मैं यहाँ पर जल की बात करता हूँ तो जल के लिए इसका वैल्यू 81 हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर अधातुओं की बात करता हूँ तो अधातुओं के लिए जो इसका वैल्यू होता है, यानी कि जो के का वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अधातुओं के लिए इसका मान हमेशा 1 से अधिक होता है। अधातु का मतलब कैसी वस्तुएं या कैसे पदार्थ? कुछ अलग पदार्थ। और एक लास्ट, अगर हम धातुओं की बात करें, अगर माध्यम हमारा धातुओं पर हो, धातुओं की बात करें तो आप याद रखिएगा इसके लिए के का मान आपका इनफाइनाइट होता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और शुरू से लेके अंत तक देखिए,
जहाँ पर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में आप लिखें और मुझे बताएं, और ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। इस सारणी को जरूर नोट कर लिया जाए। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है, इसके बाद हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप, क्योंकि इससे पहले मैंने कूलाम के नियम का केवल मैग्नीट्यूड पढ़ा है, यानी कि वहां पर मैंने कूलाम बल का केवल मान निकाला था, जबकि आप जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है, और सदिश का मतलब होता है उसका परिमाण भी होना चाहिए तथा उसकी दिशा भी। तो इसके बाद जो हम अगला वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम कूलाम के नियम की व्याख्या वेक्टर के रूप में करेंगे। वहां पर हम वेक्टर के इंपॉर्टेंस बताएंगे, कूलाम के नियम का लिमिटाइजेशन बताएंगे, कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, और इसमें हमारा अगला टॉपिक रहेगा अध्यारोपण का सिद्धांत। ये टॉपिक खत्म होने के बाद जो हमारा इसके अगली वीडियो में जब हम आएंगे तो वहां पर हम आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, ऐसा न्यूमेरिकल जिसका एकेडमिक बेस में तो इंपॉर्टेंस है, लेकिन कॉम्पिटिटिव IIT नीट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पढ़ते रहें, अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।